हेलो फ्रेंडो, वेलकम टू अगेन बिन सुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के जीवन में प्राथमिक शारीरिक छवि की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द प्राइमरी फिजिकल लिव्स ऑफ द चिल्ड्रन। आंसर इसको हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, बताएंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस प्राइमरी और फिजिकल इमेज इन दिस लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। जी, बच्चों के जीवन में प्राथमिक छवियाँ क्या क्या हैं या कैसे कैसे होती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था जीवन की आधारभूत अवस्था मानी जाती है, होती है। जीवन के शुरू के वर्षों में अभिवृत्तियों, आदतों और व्यवहार के प्रकार पक्के ही हो जाते हैं। बाल रूप की शक्ति यह है कि जिसका अनुभव हम काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति के रूप में करते हैं। भारतीय दृष्टि बाल सौंदर्य की अनुभूति के रूप की पूर्णतः उनकी शक्ति का स्रोत एवं स्वरूप माना जाता है। हम जैसे कि कहते हैं कि वह रूप जिनकी पूर्णतः हमें प्रत्येक अंग अपने प्रभाव के साथ साथ संगीत में संवेदी स्तर की भांति अंगों में समरस हो जाते हैं। संतुलन, सामंजस्य आदि रूप संपदा इतनी पूर्ण की कुछ भी चाहे को शेष नहीं है। रूप एवं रूपित वाय और अभ्यंतर शरीर एवं आत्मा का ऐसा आश्चर्यजनक अभेद जिसमें सारे के सारे भेद गल गए हैं या मिल गए हैं। समय की सीमा समाप्ता और जीवन के अंतराल में महाकाल के लय की अनुभूति बाल सौंदर्य द्वारा उन्मीलित लोक में सत्य प्रमाणित होता रहता है। अंतर्मन में ज्योतिलोक के अभूतपूर्ण ज्योतियों का प्रकाश, अनुभूत आनंदों की अनुभूति, अदृश्य दिशाओं का उन्मीलन, सद्य प्रसूत रंग, गंध, स्पर्श, रूप, ध्वनि का प्रवाह और अंत में अपने ही भीतर एक नूतन आनंद विभोर प्रभावों से पोषित मानव के आविर्भाव की जागृत अनुभूति बाल रूप में होती है। चाहे वह सूर का बाल रूप कृष्ण, तुलसी का बाल रूप राम लक्ष्मण का प्रत्येक घर परिवार में जन्म सामान्य बाल रूप बाल अनुभूति धप सी सरल, स्पष्ट और सत्य होती है और सरल का विश्लेषण नहीं होता है। बाल रूप के जादू को हम सब जानते ही हैं कि जैसे कहें कि बाल रूप सक्रिय तत्व है और मन के व्यवहार मोहक भावों के लिए अभिव्यक्ति की भाषा है। बाल रूप बोलता है और अभ्यास मनोहर रूप तो निर्बल निष्कुलुष आत्मा की वाणी होती है। बाल रूप बताता ही नहीं बल्कि वह अपने संकेतों, ध्वनियों, अंतर के अनुरण पैदा करने की शक्ति से जताता भी कुछ बताता भी है। यह कभी दृढ़ आत्मा को अपने कलेवर की गर्मियों से प्रकट करता है, कभी गति के काल की लय और जीवन की ऊर्जाओं को, कभी मन के सुकुमार भावों को, तो कभी आत्मा के मुक्त आनंद को। बाल रूप अभिव्यक्ति के लिए समर्थ माध्य होने के कारण व्यापक तत्व हैं। जहाँ भी निर्णय, नियोजन, सृजन, व्यवस्था, विन्यास, संन्यास, लय, गति, मुक्त, उतार चढ़ाव, सज्जा, वेश भूषा, अलंकरण और वृत्तित्व को कोई विद्या, श्रृंगार की रुचि तथा अभिनव और अभिराम के लिए प्रस्तुत, वहाँ बाल रूप हैं। मन आश्चर्य से भर जाता है, वाद्य से रोमांचित हो जाता है, रंग रंग और रोम रोम में रोमांचित और आनंद और की किलकारी गूंज उठती है। कहीं कहीं पर बाल रूप इतना सुंदर हो जाता है कि बहुत और मनोहर मनोमोहित हो जाता है कि वह अपने ही बंधनों को तोड़कर वह उठ जाता है। बाल क्रीड़ाओं में संभूत मचलती, मदमाती, अठलाती गतियों का वैभव विलास है। बाल नृत्य से
या बाल नृत्य में गति की लोच और उसका स्पंदन आँखों के आगे उतर जाता है आ जाता है। भुवन के समूचे विन्यास में ऊर्ध्वाधर गति अपने संपूर्ण वैभव के साथ मान्य गहन ग्रथिक कर दी जाती है। अभिव्यक्ति का कोई क्षेत्र नहीं जहाँ गति न हो। बच्चों का ऐसा आविर्भाव व्यवहार जहाँ पर गति ना हो। व्यक्ति में गर्भ गमन के क्षण से मृत्यु गमन तक हमेशा परिवर्तन होता रहता है। वह कभी एक ऐसा नहीं क्षण है जब उनकी शारीरिक में गति ना हो। शैशवावस्था और बाल्यावस्था भर उनकी शारीरिक और बौद्धिक उन्नति होती रहती है, जो कि युवावस्था की ओर बढ़ने की निशानी मानी जाती है या होती रहती है। बालक वस्तुतः एक व्यक्ति ही है। इसमें एक और माता के गर्भस्थ भ्रूण के अतीत के संस्कार हैं, तो दूसरी ओर उसमें भविष्य का बालक किशोर तथा पौण व्यक्ति को संकल्पना छिपी है। महाभारतकालीन शोधों में पता लगाया जा चुका था कि गर्भावस्था में भ्रूण सोखता है। इस तथ्यात्मक सत्य की पुष्टि वर्ष 1984 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने अपने शोध के माध्यम से की थी। आगे विकास की क्रियाविधि, प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। विकास की क्रियाविधि कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन काल क्रमिक आयु के साथ चलता रहता है या होता रहता है। विकास में स्वयं आयु का कोई योगदान नहीं होता है, उम्र की कोई योगदान नहीं होता है। विकासात्मक परिवर्तनों को बुनियादी क्रियाविधि का कारण माना जाता है। ये आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारक होते हैं। आनुवंशिकी कारण कोशिकीय परिवर्तनों जैसे समग्र विकास हुआ, शारीरिक और दिमाग के हिस्सों के अनुपात में होने वाली परिवर्तन और दृष्टि एवं आहार संबंधी जरूरतों जैसे कार्य के पहलुओं की परिपक्वता हुई के लिए जिम्मेदारी होते हैं, क्योंकि जिसको बंद और चालू किया जाता है इसलिए समय समय पर व्यक्ति की प्रारंभिक जीनोटाइप के कार्य में परिवर्तन हो सकता है, जिससे आगे चलकर विकासात्मक परिवर्तन में तेजी आ सकती है। विकास की प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में आहार एवं रोग जोखिम के साथ साथ सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक अनुभव भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि पर्यावरणीय कारकों की परीक्षा से यह भी पता चलता है कि युवा मनुष्य पर्यावरणीय अनुभवों की एक काफ़ी व्यापक सीमा में भी जीवित रह सकते हैं। स्वतंत्र क्रियाविधि के रूप में काम करने के बजाय आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक अक्सर एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं, जिनकी वजह से विकासात्मक परिवर्तन होता है। बच्चे के विकास के कुछ पहलू उनकी नमनीयता यानी प्लास्टिसिटी के लिए या उस हद तक उल्लेखनीय है जिस हद का विकास की दिशा का मार्गदर्शन पर्यावरणीय कारकों द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ आनुवंशिक कारकों द्वारा शुरू किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो ऐसा लगता है कि एलर्जी संबंधित प्रक्रियाओं का विकास अपेक्षाकृत रूप से प्रारंभिक जीवन के कुछ पर्यावरणीय कारकों के जोखिम की वजह से ही होते हैं और प्रारंभिक जोखिम में सुरक्षित करने के लिए बच्चों में परिवर्तन एलर्जी प्रक्रिया के दिखाई देने की कम संभावना रह जाती है। जब विकास के किसी पहलू पर प्रारंभिक अनुभव का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है तो कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मननीयता यानी प्लास्टिसिटी दिखाई दे रही है। जब आनुवंशिक स्वभाव विकास का प्रारंभिक कारक होता है तो कहा यह जाता है कि विकास के पर्यावरणीय मार्गदर्शन के लिए एक किस्म का वर्णन अनुभव पर निर्भर नमनीयता के रूप में किया जाता है,
जिससे पर्यावरण से सीखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मननीयता जीवन भर होता रहता है, परिवर्तन जीवन भर होता रहता है और इसमें कुछ भावात्मक क्रियाओं सहित कई तरह के व्यवहार शामिल हो जाते हैं। एक दूसरे प्रकार की नमनीयता अनुभव आशाविन नमनीयता के विकास की समिति संदेशशील अवधियों के दौरान विशिष्ट अनुभवों का काफ़ी प्रभाव शामिल हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें, दो आँखों का समन्वय उपयोग और प्रत्येक आँख में प्रकाश द्वारा निर्मित द्वियामी छवियों के बजाय एक एकल त्रियामी छवि का अनुभव जीवन के पहले वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान दृष्टि के साथ अनुभवों पर निर्भर करता है। अनुभव आस्वनित नमनीयता आनुवंशिकता कारकों के परिणाम स्वरूप इष्टतम परिणामों का प्राप्त न कर पाने विकास संबंधी पहलुओं को ठीक करने का काम करती है। अगला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है, किस तरह से होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। हम कहें कि जन्म के बाद से 15 से 20 वर्ष की आयु तक कद और वजन के क्षेत्र में शारीरिक विकास होता रहता है। सही समय पर जन्म लेने के समय के औसतन वजन 3-3.5 किलो और लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते व्यक्ति अपने पूर्ण वयस्क आकार पर तक पहुंच जाता है। जैसे कि हम कहें कि कद और वजन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति की शारीरिक अनुपात भी बदलती जाती है। नवजात शिशु का शरीर अपेक्षाकृत बड़ा और धड़ तथा बाकी अंग छोटे होते हैं, जो कि वयस्क होने पर अपेक्षाकृत रूप से छोटे सिर और लंबे या बड़े धड़ तथा अंगों की परिणत हो जाता है, यानी सब विकासमयी हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अगला है विकास की गति और पद्धतियाँ क्या है? मोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड मेथड्स। ये क्या है? विकास की गति क्या है और इनकी पद्धतियाँ किस प्रकार से होती हैं, विकास किस प्रकार से होती है, किस पद्धति के कारण होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शारीरिक विकास की गति जन्म के बाद के महीनों में तेजी से होती है और उनके बाद धीमी पड़ जाती है। इसलिए जन्म के समय का वजन पहले 4 महीनों में 2 गुना और 12 महीने की उम्र में 3 गुना हो जाता है, लेकिन 24 महीने तक 4 गुना नहीं हो पाता है। यौन लगभग 9 से 15 साल की उम्र के बीच में यौवन के थोड़े पहले तक विकास धीमी गति से होता रहता है। उसके बाद विकास की गति काफ़ी तीव्र गति से हो जाती है। शरीर के सभी हिस्सों में होने वाली वृद्धि की दर और समय में एक रूपता नहीं होती है। जन्म के समय सिर का आकार पहले से ही लगभग एक वयस्क के सिर के आकार की तरह होता है, लेकिन शरीर के निचले हिस्से वयस्क के निचले हिस्सों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। इसके बाद विकास के क्रम में सिर धीरे धीरे छोटा होता जाता है और धड़ और बाकी अंग तेजी से विकसित होने लगते हैं, यानी बड़े होने लगते हैं। ये क्रम है, ये पद्धतियाँ हैं विकास के। ये विकास के पद्धतियाँ हैं, विकास की गति और पद्धति। अगला है विकासात्मक परिवर्तन की क्रियाविधि क्या है? विकास के दौरान क्या क्या परिवर्तनें होती हैं, परिवर्तन के दौरान क्या क्या कार्यविधियाँ होती हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ जनरल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे, वृद्धि दर के निर्धारण में और ख़ास तौर पर आरंभिक मानव विकास की अनुपातिक विशेषता में होने वाले परिवर्तन के निर्धारण में आनुवंशिक कारकों की एक मुख्य भूमिकाएं होती हैं। हालांकि आनुवंशिक कारकों की वजह से केवल तभी अधिकतम वृद्धि हो पाती है या हो सकती है जब पर्यावरणीय परिस्थिति अनुकूल आपकी हो। खराब पोषण और अक्सर चोट और बीमारी की वजह से व्यक्ति का वयस्क कद घट जाता है, लेकिन बेहतरीन माहौल की वजह से कद में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। लेकिन बेहतरीन माहौल की वजह से कद में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकती है, जितना कि आनुवंशिकता से निर्धारित हो जाता है।
अगला है सामाजिक भावात्मक विकास क्या है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, नवजात शिशुओं को संभवतः ना तो डर लगता है, ना तो किसी और की अनुभूति होती है, और ना ही वे किसी व्यक्ति विशेष के साथ संपर्क स्थापित करने को वरीयता देते हैं। लगभग 8 से 12 महीनों तक उनमें काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन होता है और ज्ञात खतरों से भयभीत हो जाता है। वे परिचित लोगों की वरीयता भी देने लग जाते हैं, और उनसे अलग होने पर भी किसी अजनबी के साथ आने पर उनमें चिंता और दुख के भाव नजर आने लगते हैं। सहानुभूति और सामाजिक नियमों को समझने की क्षमता पूर्ण स्कूली अवधि में शुरू हो जाती है, और वयस्क काल में इनका विकास जारी रहता है। मध्य बचपन में हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती और किशोरावस्था में कामुकता से जुड़ी भावनाओं और रोमांटिक प्रेम की शुरुआत होती है। बाल्यकाल और आरंभिक प्री स्कूली अवधि और किशोरावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है या रहता है। जैसे हम कहें कि चिकित्सा विज्ञान एवं मनोविज्ञान के संयुक्त प्रयासों से इन दिशा में अन्य अन्वेषणात्मक तथ्य सामने आए हैं। मनोवैज्ञानिक वस्तुतः एक अंतर्विज्ञानी क्षेत्र है। वर्ष 1940 के अंतर्गत या अंत में भाषा विज्ञानी भाषार्जन की जिज्ञासाओं के लिए उत्पादन और बोधन के रहस्य समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर झुके। वर्ष 1950 में थॉमसन सीबक और चार्ल्स ऑसगुड ने मिलकर भाषा विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक के बीच अंतःक्रियाओं के लिए एक समिति की स्थापना की। भाषा विज्ञानी यदि भाषा की भाषाई व्यवस्था और वैज्ञानिकी सिद्धांत हैं, तो मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं के भाषाई ज्ञान का सिद्धांत है। मनोभाषा विज्ञानी इन दोनों का समन्वय उपागम है। वस्तुतः भाषा विज्ञानी का उद्देश्य इन तथ्यों को स्पष्ट करता है कि भाषाई ज्ञान संज्ञात्मक व्यवस्थाओं में किस प्रकार उद्योतक होती है। साथ ही साथ वह इन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की ओर संकेत करता है जो उसका उपयोग करती है। भाषा सिद्धांत तथा अधिगम सिद्धांत परस्पर संबंध होकर भाषा अधिगम के सिद्धांतों का गठन करती हैं। मनोभाषा विज्ञान का प्रमुख कार्य उन समस्त मानसिक प्रक्रियाओं का विवेचना करता है जो भाषा ज्ञान, भाषा संपत्ति और भाषा व्यवहार के संबंध से संबंधित है। भाषा अर्जन में बालक क्या अर्जित करता है, किस प्रकार अर्जित करता है तथा संदेशों के बोधन एवं अभिव्यक्ति में इनका किस प्रकार उपयोग करता है आदि प्रमुख होते हैं। A.R. डिबोल्ड के अनुसार मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से संदेशों और मानव व्यक्तियों की विशेषताओं के मध्य संबंधों से संबंध है जो इस संदेश का चयन और व्याख्या करते हैं। पॉल फ्रीड के अनुसार यह बताया गया है कि मनोभाव विज्ञानी, मनोभाषा विज्ञानी हमारी अभिव्यक्ति और विशेषता मनोभाषा विज्ञानी हमारी अभिव्यक्ति की आवश्यकता और संप्रेषण के बीच संबंधों का अध्ययन है और हमारे बाल्यकाल या बाद में सीखी गई भाषा द्वारा प्रदत्त माध्यम से संबद्ध है। अगला है संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनोभाषा विज्ञानी को संप्रेषण की क्रिया को ध्यान में रखना होता है और वक्ता और श्रोता अपने संदेश को जिस स्थिति में रखता है उसका प्रतिबिंब भी वही दर्शाता है। इस अवस्था को मनोभाषा विज्ञानी 2 दशाओं में कार्य करता है। पहला है मनोवैज्ञानिक वक्ता और श्रोता की प्रक्रिया की व्यवस्था संकेतन और विसंकेतन मानसिक स्थिति जो भाषा के उत्पादन में सहयोग करता है, साथ ही साथ सामाजिक या व्यक्तिगत समूह के बीच संबंधों के मानसिक प्रभाव को भी अध्ययन कराता है। दूसरा है भाषा विज्ञानी भाषा के इस पक्षों का अध्ययन करता है, कोड की सामान्य अवस्था, संदेश के घटक और भाषा विज्ञान भाषा के इन पक्षों का अध्ययन कराता है, कोड की सामान्य अवस्था, संदेशक के घटक और इनके कोड की रूपावली की व्यवस्था, संयोजक अनुक्रम की प्रकारता और वाक्य
विन्यासात्मक व्यवस्था की गतिक एवं भाषा का उद्भव। मनोवैज्ञानिक के सामने कुछ विचारणीय समस्याएं हैं जिनके विश्वसनीय समाधान में मनोवैज्ञानिक मनोभाषित लगे हुए हैं। पहला, बालक अपनी मातृभाषा कैसे सीखते हैं। दूसरा है बाल भाषा और वयस्क भाषा में क्या अंतर होता है, पहली दूसरी में कैसे बदलती है। तीसरा, भाषा अधिगम सार्वभौमिक है, तब भी यह पता लगाना कि इनका अधिगम कैसे होता है। चौथा है, भाषिक रूप से अर्जित की गई और संवेदात्मक रूप से उत्पन्न भाषा की इकाई में क्या संबंध होता है। और पांचवा, वाक्यों का उत्पादन कैसे होता है और वे कैसे समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, बालक के विकास का एक निश्चित क्रम है जिसमें डिंब, पिंग, भ्रूण, शिशु, बालक, किशोर और पड़ोस शामिल हैं। यह एक सतत बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तन है जिसको देखा जा सकता है और एक सीमा तक मापा भी जाता है। इन परिवर्तनों में कुछ के तो स्वाभाविक होते हैं और कुछ अस्वाभाविक या कृत्रिम होते हैं। जो स्वाभाविक परिवर्तन है उनको मनोवैज्ञानिक में परिपक्वन या मैच्योरेशन कहा जाता है। कृत्रिम या वायु वातावरण से प्रभावित होकर बालक में जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि और विकास कहते हैं। बालक के संपूर्ण विकास को समझने के लिए उनकी विभिन्न अवस्थाओं के विकास की विशिष्टताएं, जैसे पहला, बालक का व्यक्तित्व। दूसरा, विकास के सिद्धांत, विकास की संकल्पना, विकास के कारण, विकास की गति, विकास में परिवर्तन, विकास की विशेषताएं। और तीसरा में यह है बालक की अवस्था क्या क्या होती है। बालक की अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, गामक तथा सामाजिक। और आपका चौथे के अंतर्गत यह आंतरिक अवयवों का विकास, मस्तिष्क है, हृदय है, मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र है। पांचवें के अंतर्गत बालक के संज्ञात्मक विकास। और लास्ट छठा है बाल विकास का शैक्षिक पक्ष क्या है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, प्रत्येक मनुष्य या प्राणी विकास के एक चोंच पर चलता है। विकास की गति और सीमाएं सभी के लिए समान एक जैसी होती हैं। विकास की सामान्य साँचा निम्नलिखित प्रकार से हम समझा सकते हैं या बता सकते हैं। 4 से 6 सप्ताह में 12 ऑक्यूलोमोटर मसल्स पर नियंत्रण होता है। 4 से 5 सप्ताह जो तो 12 मोटर मसल पर नियंत्रण करते हैं बालक। और जब 16 से 18 सप्ताह में जो होता है गर्दन और हाथों की मांसपेशियों पर नियंत्रण हो जाता है। गर्दन पे और हाथ की मांसपेशियों पे उनका नियंत्रण हो जाते हैं। और 18 से जैसे 40 सप्ताह में पेट और हाथ पर नियंत्रण, जिसके कारण वह बैठ और खिसक सकते हैं। फिर क्या होता है 40 से 52 सप्ताह में पैर, अंगुलियों और अंगूठे पर नियंत्रण कर लेते हैं। और अगला होता का दूसरे साल में जो होते हैं, दूसरे साल में चल सकते हैं। दूसरे साल में वो क्या करते हैं, वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, शब्द और पद्यांश बोल सकते हैं, परिवारीजनों को पहचान सकते हैं। तीसरे साल में ये क्या करते हैं, तीसरे साल में वाक्य बोलने लगता है और शब्दों को प्रस्तुत भी करने लगते हैं। और चौथे साल में प्रश्न पूछता है और दैनिक कार्यों पर आत्मनिर्भर हो जाते हैं। 5 साल में बालक गतिवाही नियंत्रण में पूर्णतः समर्थ हो जाते हैं। बाल भाषा यानी इन्फिनेट लैंग्वेज बोलता है। बाल भाषा बोलता है और कहानी सुन सकता है। बालक का मानसिक विकास भ्रूणात्मक से प्रारंभ हो जाता है और अद्यतन शोधों से ज्ञात होता है कि बालक का मानसिक विकास भ्रूणात्मक से या भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण मात्रा निष्क्रिय कोषों का पिंड नहीं है अपितु, लेकिन वह एक नन्हे मानवीय जीवन का प्रारंभ है। माँ के गर्भ में इसका हिलना डुलना, अंगूठा चूसना, सिर उठाना, हाथ पैर हिलाना आदि मात्र संयोग नहीं बल्कि इससे अर्थपूर्ण मस्तिष्कीय गतिविधियों का बोध होता है। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के संबंध में कुछ अद्यतन अनुसंधान चौंकाने वाले होते हैं। जैसे उत्तरी कैलिफोर्निया का मनोभाषित एथोनी डिथास्पर पर तथा उनके सहयोगी विलियम फिशर ने
10 नवजात शिशुओं पर एक परीक्षण करके निष्कर्षों से कहा कि शिशु अपनी मां की आवाज़ पहचानकर मां की आवाज़ वाली निप्पल ही चूसने में प्रवृत्त होती है। गर्भावस्थल शिशु अपने परिजनों की आवाज़ को सुनते और जन्म के बाद उनकी आवाज़ पहचानते हैं। नर चाइल्ड के निष्कर्ष क्या क्या हैं? नर चाइल्ड के निष्कर्ष के अंतर्गत ये बताया गया कि गर्भवती माता के क्रियाकलापों और विचारधारा का शिशु के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, और ये भी बताया गया कि 4-5 माह का भ्रूण संगीत से प्रभावित होता है, और ये भी कहा गया है कि माता के विचार, भावनाओं तथा दैनिक व्यवहारों का सीधा प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि भ्रूण मात्र प्रेम या घृणा के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, बल्कि वह उनके कहीं अधिक पेचीदा तथा रहस्यात्मक भावनाओं के प्रति भी सचेत रहता है और अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। 5वां, और यह भी बताया गया कि अजन्मा शिशु संवेदनशील, स्मरण शक्ति का धनी एक सचेत प्राणी भी होता है। 6वां में ये बताया गया कि 6ठे माह में प्रारंभ से ही गर्भस्थ शिशु सुनने लगता है और माता की बोली पर हिलने डुलने लगता है। 7वां बताया गया गर्भस्थल शिशु वैदिक रूप से इतना परिपक्व हो जाता है कि वह माता की प्रेमयी वाणी का अनुभव भी करता है। गर्भावस्था में ही प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन द प्रेगेटल स्टेज। बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में इतना ही नहीं, जर्मन अखबार सर्ज की माने तो यह कल्पना साकार हो सकेगी कि बच्चों की गर्भावस्था में ही प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। गर्भ में ही प्रशिक्षण शिशु जन्म के बाद अचानक वयस्क जैसा नहीं दिखेगा, इनकी पूरी गारंटी जर्मन वैज्ञानिकों ने माता पिताओं को दे रखी है। सामान्य शिशुओं के जैसा ही भोलापन इन प्रशिक्षित शिशुओं में भी होगा। बालकों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज इन द चिल्ड्रन। बालक भाषा अर्जन का प्रक्रिया कैसे करते, भाषाओं को किस प्रकार से सीखते, किस प्रक्रियाओं के तहत सीखते हैं। बालक का विकास 2 प्रकार से माना जाता है। सामान्य विकास में परिपक्वता के अनुक्रम में शरीर आदि की सहज अभिवृद्धि होती रहती है, और विशिष्ट विकास में परिपक्वता के परिणाम स्वरूप जो अभिवृद्धि होती है उनमें अधिगम द्वारा विशिष्टता लाई जाती है। इसमें प्रशिक्षण तथा अभ्यास का विशेष स्थान होता है। अधिगम से बालक में बौद्धिक, गत्यात्मक, संप्रत्यात्मक, अप्रत्याशात्मक, भाषिक, नैतिक आदि विशिष्ट विकास होता है। भाषिक विकास मानव प्राणी की विशिष्टता माना जाता है। भाषा को मानव व्यवहार की विशिष्टता कहने में भाषा की अपनी ही आंतरिक तथा बाह्य जटिल संरचना का हाथ है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री ब्लॉक एंड ट्रेगर ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार से परिभाषित की है कि उन्होंने बताया कि भाषा या छिद्रित माने हुए यानी वाक्य प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से उन भाषाई समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान एवं सहयोग करते हैं। लेकिन किंतु परंतु भाषा की संतुलित एक तार्किक परिभाषा या भाषा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रामलखन मीना ने दी ये है कि उन्होंने कही है कि भाषा यादृच्छिक धन वाक्य प्रतीकों की वह क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। इसके माध्यम से वे अपने सांस्कृतिक सामाजिक उद्देश्यों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। डॉक्टर रामलखन मीना ने यह भी कहा है, ये बताया है परिभाषा में अपने कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि वाक्य प्रतीकों की वह क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोगों आपस में विचार विनिमय करते हैं। उनके माध्यम से वे अपने सांस्कृतिक सामाजिक उद्देश्यों की संपूर्ति करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भाषा की वस्तु और रूप
के संबंध में ये विशेषताएं परिलक्षित होती रहती हैं। जैसे कि पहला कहा गया है कि भाषा एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, दूसरा ये बताया गया है कि यह व्यवस्था प्रतीकों से बनी है, तीसरा ये बताया गया है कि ये प्रतीक वाचिक होते हैं, चौथा ये बताया गया है वाचिक प्रतीकों तथा कथ्य के बीच संबंध स्थापित होता है या कथन के बीच संबंध स्थापित क्रमबद्ध होता है या यादृच्छिक होता है। यह अनिवार्य या नैसर्गिक नहीं है। भाषा का यह रूप या वस्तु या साधना वस्तु एक साधना के रूप में समाज के उपयोग के लिए है। निश्चित रूप से यह साधन मानव विकास और संस्कृति की एक विशिष्ट उपलब्धि है, इसलिए मानव शिशु भाषा सीखता है। और यह भी बताया गया कि शिशु को भाषा संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए दो शब्द आजकल प्रचलित है, पहला अर्जन, दूसरा अधिगम। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम तत्व दो नितांत अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं। अर्जन अपने ही प्रत्ययों और अनुभव से कुछ प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जबकि अधिगम किसी विषय या कौशल के संबंध में ज्ञान या सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अर्जन के लिए स्वाभाविक वातावरण तथा अनुभव प्रमुख तत्व हैं और अधिगम के लिए अध्ययन अध्यापन प्रमुख तत्व हैं। बालक अपनी मातृभाषा सहज वातावरण में अपनी ही अंतर्दृष्टि या प्रयासों से सीख जाता है, इसलिए इसे भाषा अर्जन कहा जाता है। और अनुभव तथा अध्ययन या प्रशिक्षण से सीखी गई भाषा की प्रक्रिया को भाषा अधिगम कहा जाता है। उपयुक्त विचार पर हम एक व्यवहारिक साधन है। वस्तुतः अर्जन और अधिगम प्रक्रिया में कोई तात्विक या सैद्धांतिक अंतर नहीं होता है, सिवाय इनके कि अर्जन बालक की सहज वृद्धि और विकास के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक आधार एक ही होता है। बोधन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। बोधन के विकास को हम भाषा विकास के प्रारंभिक चरणों से शुरू करें कि वे सरल युक्तियों के निकटतम संदर्भ में कैसे व्याख्यात होते हैं। छोटे बच्चे अपने लिए अपनी माँ की उक्तियों का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं ताकि संप्रेषण हो सके। यह भी दिलचस्प होता है कि कैसे बच्चे शब्दार्थ को समझने की योग्यता प्राप्त करते हैं और कैसे उनका विकास समान ज्ञान उनके संदर्भ से अंतःक्रिया करता है ताकि बोधन के रचना कौशल का निर्माण हो सके। अर्थ विकार की प्रक्रिया बालकों के भाषिक विकास का अगला पड़ाव है। शिशु रोने के माध्यम से विविध भाषा में अभिव्यक्ति करता है और माता पिता और परिजनों बालकों के इस रुदन को निश्चित अर्थ देते हैं, जिससे पुनर्बलन होकर अभिव्यक्ति सशक्त बनती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक के मुख में उच्चरित ध्वनि को श्रोता व्यक्तियों तथा वस्तुओं से संबंध कर लेता है और वे सार्थक शब्द का रूप ले लेती है। बालक शब्दों का अर्थ परिवेश के संदर्भ में सहचर्य तथा पुनर्बलन की प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है और परिवेश में प्राणियों तथा पदार्थों के साथ प्रयुक्त शब्दों का सहचर्य तथा वयस्कों द्वारा उनकी स्वीकृति अर्थ विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बालक प्रारंभ में एक शब्द का ही अर्थ सीखता और जो विशिष्ट होता है और ज़रूरतों की पूर्ति में सहायता होता है। समय बीतने के बाद साथ साथ वह शब्दों के सामान्य तथा प्रचलित अर्थ में परिपक्व हो जाता है। वह वस्तुओं, घटनाओं तथा शब्दों के साथ साथ उनके संकल्पात्मक पक्षों एवं संबंधों को भी उद्योतित करने का प्रयास करता है। अर्थ को सीखने के क्रम में बालक प्राप्त अनुभव तथा निकटवर्ती संदर्भगत संकेतों के आधार पर शब्दों तथा उच्चारणों को समझने का प्रयास करता है। उसका ध्यान पहले भाषा प्रयोक्ता के वाय भाव पर केंद्रित होता है और बाद में संबंध भाषाई प्रयोग पर।